नमस्कार। न्यूज़ फ्रंट के शो बिटवीन द लाइन्स में आपका स्वागत है। आज भी पूरी दुनिया में और अपने देश में भी अगर कोई बड़ी समस्या है, कभी कोई ज़िक्र करने लायक बात है, ख़ास तौर पर मीडिया के लिए, तो वो कोरोना ही है। पूरे 2 साल हो गए। अभी जनवरी में अपने देश में भी पूरे 2 साल हो जाएँगे और इन 2 सालों में कोई ऐसा समय नहीं गुज़रा, कालखंड नहीं गुज़रा, जब हम निश्चिंत हो पाए हों। अखबारों में ज़रूर और कुछ विशेषज्ञों की तरफ, ख़ास तौर पर सरकारी विशेषज्ञों की तरफ से बार-बार इस तरह के दौर आए कि वो निश्चिंतता पैदा की गई और ये बताया गया कि हमने काबू में कर लिया, हम काबू में कर लेंगे, चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पूरे 2 साल तक लगातार हमारा देश और पूरी दुनिया तबाहियों पर तबाहियाँ वो देखती रही और आज भी लगभग स्थिति वैसी ही है। कहते हम कुछ भी रहें। कुछ आंकड़ों पर गौर करने की ज़रूरत है कि जो इस तरह की खुशफहमी पैदा करने वाले लोग हैं, उनको कुछ आंकड़ों को बताते रहना चाहिए। अभी हाल में जब ये बात आई कि भाई एक दिन के आंकड़े से पता नहीं चलता कुछ, हर दिन का जो आंकड़ा है, कई देश अपना जो रजिस्टर कराते हैं कि हमारे यहाँ भाई इतने लोग नए संक्रमित हुए, हमारे यहाँ इतनी मौतें हुई, तो 1-2 दिन का फ़र्क डाल देते हैं। तो एक व्यवस्था बनी थी और उस व्यवस्था में साल भर से लगभग आ रहा है कि अब वीकली ट्रेंड देने लगे हैं। हम हफ्तेवार रुख देने लगे हैं कि पूरे 7 दिन के जो आंकड़े होते हैं, उनको इकट्ठा करके बताते हैं और उसके पहले वाले जो 7 दिन के आंकड़े होते हैं, उन्हें बताते हैं और दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं कि भाई हमारी क्या स्थिति है। तो आप ये सुनकर चौंक सकते हैं कि पूरी दुनिया का जो आंकड़ा है कि पिछले 7 दिन में कुल मिलाकर जितने संक्रमित आए नए और उसके पहले जो संक्रमित थे 7 दिन में, उनमें 48% 48% वो संक्रमित बढ़ गए, 1.5 गुना हो गए। और अगर अपनी स्थिति देखें कि भारत की स्थिति क्या है, अपने देश की स्थिति क्या है, तो ये जो आज से 7 दिन के पहले वाला जो हफ्ता था, यानी 7 दिन थे, उनकी तुलना में पिछले 7 दिन में जो आंकड़े बढ़े, जो आज आया आज सवेरे, वो 506% 506% बढ़ गए। 506% का अर्थ 6 गुने से ज्यादा हो गए। 1,80,000 का आंकड़ा है कल का, 1,80,000 नए संक्रमित आए और कुछ दिनों पहले भी, 15 दिन पहले वो 6-7 हजार कहा जा रहा था। जाहिर है कि ये जो आंकड़ा है पिछले से पिछले हफ्ते का और पिछले हफ्ते के बीच का, तो ये 506% यानी 6 गुना संक्रमण बढ़ जाना, ये कुछ बता रहा है। और जो बहुत सारे लोग कहा करते थे पहले, हमारे विशेषज्ञ, खासतौर पर सरकारी विशेषज्ञ, भाई और दूसरे देशों की स्थिति भी चूंकि ऐसी ही है, इसलिए हम क्या करें वगैरह वगैरह, वो तो यूनिवर्सल है, ये तो वैश्विक महामारी है। तो हमारी रिसर्च टीम्स ने ये एक नज़र डाल के उन्होंने बताया हमें कि इस वक्त जो लिस्ट है 7 दिनों में बढ़ने वाले मामलों की, तो 1 नंबर पर तो अमेरिका जो दिखता ही है सामने, तो वहां से लेके 50 नंबर तक किसी का भी आंकड़ा इतना बड़ा नहीं है। 506%, यानी हम नंबर 1 है इस मामले में, यानी सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति हमारी हुई। और 51वां जो नंबर है वो जापान का है, जो कि हमारे बराबर या हमसे थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन 50 देशों में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति में हम हैं। अभी हाल ही में जो एक पैनल है, सुपर मॉडल पैनल बना हुआ सरकारी स्तर पर, उनके जो हेड हैं एम विद्यासागर, तो उन्होंने भी एक जो बहुत ज्यादा कहा मीडिया में और बताया कि भाई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है और ये तो बढ़ेंगे और इसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये ज्यादा घातक नहीं है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। और उन्होंने ओमिक्रॉन का जिक्र किया था, ओमाइक्रॉन या ओमिक्रॉन जो इसका प्रोनाउंसिएशन हो, तो उस ओमिक्रॉन
का जिक्र करते हुए उन्होंने कि ये कम घातक है, ज्यादा प्रसार कर रहा है, कोई चिंता की बात नहीं और कोई कुछ नहीं कर सकता। लगभग उन्होंने जिस तरह का अनुवाद हुआ वो अंग्रेजी में कहा उन्होंने, उसका जो अनुवाद हुआ हिंदी मीडिया में, वो लगभग कहा गया कि असंभव है इसको। अगर ये असंभव है इसका मतलब छोड़ दिया जाएगा, इसका मतलब हम कुछ और नहीं सोचेंगे आगे या कुछ नहीं करेंगे। करना पड़ेगा, क्योंकि बीमार होना भी, कोरोना वायरस का पीड़ित होना भी, वो बड़े भारी खर्चे का, संकट का, दुख का वो कारण है। और जिस तरह से ये बढ़ रहा है, तो जो वो मॉडल, सुपर मॉडल है, उसने जो अनुमान लगाए हैं और उसने अमेरिका के हिसाब से कि अमेरिका में जिस तरह से बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो हम 25-30 लाख तक पहुंच सकते हैं। 25-30 लाख संक्रमित प्रतिदिन, क्या स्थिति होगी वो। अलबत्ता ये सिर्फ अनुमान ही है। ये जो स्थिति है, उस स्थिति के बाद अगर अखबार यानी हमारे मीडिया अगर हमें निश्चिंत बनाता है, हमारे विशेषज्ञ, खासतौर पर सरकारी विशेषज्ञ हमें अगर निश्चिंत बनाते हैं, निश्चिंत करते हैं, तो ये मुगालता जरा मुश्किल में डाल सकता है हमें। और खास तौर पर जो खबर एक नई आई है कि ओमिक्रॉन को हम जब बोल रहे हैं कि ये म्यूटेट करता है, और नया जो म्यूटेशन आया जिसका नाम ओमाइक्रॉन है, उस ओमाइक्रॉन को जब कहा गया भाई ज्यादा घातक नहीं है, ज्यादा प्रसार कर रहा है ये, लेकिन ये फाइनल नहीं है, ये आखिर नहीं है। साइप्रस यूनिवर्सिटी से खबर आई है कि डेल्टा यानी इससे पहले वाला जिसने कि भारी तबाही मचा दी पूरी दुनिया में और खासतौर पर अपने देश में, जो लहर हमारी मई के महीने में जो लहर आई थी जिसमें 4 लाख संक्रमित, रोज ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह वगैरह, जो हाहाकार मच गया था और कई महीनों तक वो हाहाकार रहा, वो डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन इसने अपने आप को जोड़ लिया, वेल्ड हो गया ये नेचुरली, और उसका नाम दिया है साइप्रस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने डेल्टा क्रॉन। अलबत्ता इसका नाम अभी वैज्ञानिक तौर पर नहीं रखा गया है कि इस प्रकार का जो दो म्यूटेशंस के मिलके जो एक नया रूप आएगा उसका नाम क्या होगा, इसका बिहेवियर क्या होगा, ये कितना घातक होगा, क्या होगा, इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इतना तय है कि ये जो प्रवृत्ति कोरोना वायरस को म्यूटेट करने की, न्यूज फ्रंट के एक एपिसोड में पिछले साल एक बड़ा मतलब हिसाब किताब लगाकर वो एपिसोड बनाया गया था, जिसमें 2007 में वैज्ञानिकों ने सार्स यानी कोरोना वायरस यानी कोव-2 वाला जो आज का हमारा वायरस है, इसके पहले वाला जो था सार्स और मर्स, उनका जब लोप हो रहा था तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा था कि इसकी प्रवृत्ति म्यूटेशन की है, हमें रिसर्च बंद नहीं करना चाहिए और हमें लगातार इसको जारी रखना चाहिए। आने वाले समय में ये म्यूटेट करके किसी भी फॉर्म में आ सकता है और एटम बॉम्ब जैसा बन सकता है। ये हमने एक एपिसोड दिया था, उसको आप, उसका लिंक भी हम आपको देंगे, तो आप उसमें नाम देख सकते हैं भाई, वो साइंटिस्ट जो थे, जहाँ तक चेंग नाम था उनका, और उन्होंने खास तौर पर कहा था कि रिसर्च वर्क की जरूरत है। हम लोग जो वैक्सीन बनाने में और वगैरह वगैरह बनाने में जो बहुत टाइम लगता है, लेकिन उससे बड़ी चीज कि इस वायरस का बिहेवियर, इस वायरस का हैबिटेट, इसका रहन सहन, उसको जानने समझने के लिए जो फंडामेंटल रिसर्च है, जिसको कि आजकल बड़ा वैसा माना जाने लगा है कि बेकार की है, इतना पैसा क्यों खर्च करना। 2007 में भी लगभग यही बात कही गई थी कि भाई पैसा क्यों खर्च करना, अब तो ये सार्स चला गया, अब तो मर्स की समस्या चली गई। लेकिन उन साइंटिस्ट ने जो बात कही कि नहीं, ये म्यूटेट करने वाली स्थिति है और आगे आने वाले समय के लिए, आगे आने वाले किसी परेशानी से निपटने के लिए हमें अभी से सतर्क रहना चाहिए, कंटिन्यूअसली सतर्क रहना चाहिए। आज वो स्थिति आ गई है। हमने प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा अपना खपा दिया है, टाइम, एनर्जी एंड मनी। साइंस से हम हट गए हैं, जो कि नॉलेज की बात है। ये समस्या नॉलेज की कमी की समस्या है, ये किसी प्रौद्योगिकी की समस्या नहीं है, वो कि हमारे पास वो कम है। हमने वैक्सीन बनाने पर जितना जोर लगाया, उतना ही जोर हमें साइंस पर भी लगा देना चाहिए था, जहां तक 2007 में जो वैज्ञानिक कह रहे थे। अभी भी वक्त है। जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं कि काबू में नहीं आ रहा है, हर दिन
यानी हर महीने हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है कि भाई नया ये वेरिएंट आ गया इसका, ये नया प्रारूप आ गया कोरोना का। ये बात 13 साल पहले वैज्ञानिकों ने कही और ये कहा कि भाई इसको लगातार इस पर रिसर्च की जरूरत है और फंडामेंटल रिसर्च की जरूरत है। यानी मेडिकल कॉलेजेस में या मेडिकल यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स में नहीं, बाकायदा यूनिवर्सिटीज में जरूरत है कि इस तरह के प्रोजेक्ट चलाए जाएं जो कि समझें कि ये क्या है, ये क्या चीज है और क्या हम इसको समझते हुए आगे के लिए। एक बात आई थी यूनिवर्सल वैक्सीन की, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। कि हम कुछ ऐसी वैक्सीन भी सोच रहे हैं कि जितने वेरिएंट पॉसिबल हो सकते हैं या संभावना जिनकी है आने की, उन सारे वेरिएंट को जोड़कर, उनके छोटे छोटे से टुकड़े जोड़कर वेल्ड करके एक हम वैक्सीन बनाएंगे जो कि मास्टर वैक्सीन होगी। चर्चा वो गायब हो गई। जाहिर है कि उनको भी समस्या फंडामेंटल रिसर्च की आ रही होगी, उनको भी आ रही होगी कि कितनी कम नॉलेज हमारे पास है। ये संकट, और खासतौर पर अपने देश का संकट, जिसमें कि हम पिछले 7 दिन में सबसे ज्यादा तेजी से प्रसार करने वाले देश साबित हुए हैं कोरोना वायरस के फैलाव में, उस देश में अगर ये रिसर्च चालू हो तो उसको सभी लोग एप्रिशिएट करेंगे। और ये इस उम्मीद पर रहना कि भाई ये तो समस्या पूरी दुनिया की है, दूसरे और देश जो विकसित देश हैं उनके वैज्ञानिक कर ही रहे होंगे, वो फिर उनकी रिसर्च सिर्फ उनके लिए ही थोड़ी होगी, वो हमारे काम आएगी, हमें क्या जरूरत है। बेशक ये बहुत खर्चे का काम है, लेकिन जिस तरह का खर्च हम कर रहे हैं और इससे निपटने के लिए जो हमने अपनी तबाही मचाई है, आर्थिक तबाही, उसके सामने रिसर्च पर होने वाला खर्च कोई बहुत ज्यादा खर्च होगा नहीं। अभी भी समय है, हमें फंडामेंटल रिसर्च पर लग जाना चाहिए। थैंक यू।